नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ जस्ट हिंदी। आप सभी का स्वागत करते हैं जस्ट हिंदी के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है स्ट्रेट टॉक। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और स्ट्रेट टॉक में आज एक बार फिर से एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं जिसका समापन अभी हाल ही में हुआ, लेकिन चर्चाएं छिड़ी हुई हैं क्योंकि इस सम्मेलन के अंत तक कुछ ऐसी झलकियां देखने को मिली जिसके बाद कुछ और बड़े सवाल खड़े हो गए भारत और चीन के संदर्भ में भी। लेकिन ओवरऑल ब्रिक्स से आखिर हासिल क्या हुआ है, आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। अब दोनों खास मेहमानों के साथ आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ आज डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डी.के. पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ डिफेंस इश्यूज के एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद सनवारिया जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। जय हिंद सर। चर्चा की शुरुआत सर मैं डी.के. पांडे जी आपके साथ करना चाहूंगी। ब्रिक्स का सम्मेलन सर अब उसका समापन हो चुका है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस में भी है, वहां पर भी उनकी वाहवाही काफी हो रही है। चंद्रयान का जो मिशन हमारा सफल अंजाम तक पहुंचा, उसके बीचों बीच ये सम्मेलन हो रहा था ब्रिक्स का, और देखा जाए तो भारत का जो रुतबा है वो बढ़ गया। लेकिन हम फिर लौटेंगे ब्रिक्स के उस सम्मेलन जो कि अब समापन उसका हुआ है, लेकिन हासिल क्या हुआ है, क्योंकि हम इससे पहले भी ब्रिक्स पर बात कर रहे थे जब 21 तारीख को हमने इसकी शुरुआत होते हुए देखी, और उस वक्त हम ये मानकर चल रहे थे कि जिस तरीके की अभी ब्रिक्स की कहीं प्रेजेंस सिनेरियो भी बना हुआ है, माना गया कि जल्द ही शायद भारत उससे एग्जिट भी कर जाए। लेकिन अब ब्रिक्स के सम्मेलन को देखकर कुछ स्थितियां जो है पलटती हुई नजर आई। खैर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस सम्मेलन को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या समझते हैं, क्या हासिल हुआ देश को? देखिए, सर्वप्रथम तो निश्चित रूप से चंद्रयान की सफलता की प्रसन्नता सभी को है, तो पूरे देशवासियों को बधाई। हालांकि कुछ दिनों बाद में दे रहा हूं, लेकिन ये अवसर मुझे पहला मिला है। जहां तक बात है ब्रिक्स के देखिए 15वें सम्मेलन में बहुत कुछ हासिल हुआ जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपने जो प्रयास किया वो कुछ और था, और जो आपको जो अचीवमेंट्स मिले, जो टेक अवेज हुए, वो काफी सारे हुए। और इस भारत के लिए मुख्यतः इसलिए ये एक विजयी टोटल प्रकरण कहा जाएगा क्योंकि उसके पहले ही चल रहा था कि रशिया और चाइना चाहते थे कि उनके जो समर्थक देश हैं उनके साथ रहें, और रशिया का क्योंकि अभी यूक्रेन के साथ वो बिजी है, तो चाइना के जो इरादे थे व्यावसायिक तौर पर अपने वो जैसे BRI प्रोजेक्ट के बारे में हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से वो अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, और इस समय चीन की आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी दबाव है पिछले वर्षों के मुकाबले, तो उसको चाहता है कि वो गति मिले। तो वो चाहता था कि उसके समर्थक देश अगर आते हैं तो निश्चित रूप से उसको उसके शब्दों को, उसकी जो भी डायरेक्टिव होंगे उसको बल मिलेगा। महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए जो 6 देश शामिल हुए हैं, ये 6 देश ब्रिक्स में माने जाएंगे 1 जनवरी 2024 से, और अब जो 80% ऑयल प्रोडक्शन है वो जो है ब्रिक्स के कब्जे में आ गया है। और जहां तक जो पश्चिमी देशों के विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 2 चीजें इसमें जो है महत्वपूर्ण है। चाइना, दोनों देश चाहते थे कि उनके ब्लॉक के लोग आए और उनका जो है वो चाहे वो सब कर सकें। देखिए, ये ब्रिक बना क्योंकि अमेरिका की जो बादशाहत थी कि जो वो कहे वही सब माने, पूरा विश्व माने, उसके कहने पे चले, उस परंपरा को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। हालांकि ब्रिक्स एक व्यावसायिक मंच है, तो बिजनेस के लिए बनाया गया था, और शुरू में ब्रिक था, उसके बाद 2010 में ब्रिक्स हुआ, और अब 2024 में ये ब्रिक्स प्लस हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, 80% ऑयल का जो कंट्रोल है वो अब इन ब्रिक्स के देशों के पास हो जाएगा। दूसरी बात जो पश्चिमी विश्लेषकों कही कि ये G7 के पैरेलल में खड़ा करने का प्रयास है रशिया और चाइना की, ताकि वो कह सके कि भाई हम जो है अस्तित्व में हैं और हम विश्व को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि लगभग इनकी जो पॉपुलेशन है वो 30-40% से ज्यादा, आंकड़ा सही पता नहीं चल रहा या ध्यान है, लेकिन काफी बहुत बड़े पॉपुलेशन पर इनका भी जो है वर्चस्व होगा। जो महत्वपूर्ण बात है मैं जो बताना चाहूंगा वो ये है कि जो करेंसी का एक्सपेंशन का एक मुद्दा था, पहले बता दूं मतभेद था एक, कि भारत चाहता था कि ये सर्वसम्मति से ये देश जो है शामिल किए जाएं, और इसकी गाइडलाइन द्वारा कुछ प्रक्रिया नहीं थी। सब उपलब्धि इस समिट की है कि वो गाइडलाइंस बनी, सबकी सहमति हासिल हुई, और 6 देशों को वो अनुमति मिली कि वो इसमें आए, और अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो नए वर्ष के साथ समाप्त हो जाएगी और वो आ जाएंगे। दूसरी बात, जो
करेंसी वाली बात है, करेंसी में समझौता नहीं हो पाया क्योंकि चाइना चाहता है कि जो उसकी करेंसी है रेनमिनबी, एक करेंसी है, इसको बहुत सालों से, कई मतलब लगभग 5-6 दशकों से तो मैं जानता हूं कि करेंसी को वो लाने का प्रयास कर रहे हैं और वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो रेनबी को चाइना चाहता है कि वो उसकी करेंसी आए और बाकी लोग उसको फॉलो करें। तो बताइए फिर अमेरिका की जगह हमें अब चाइना की पिछलग्गू होना पड़ेगा, जबकि ये था कि भाई हर देश अपना, और ग्लोबल साउथ जो था उसको एक आवाज मिले, उसके जो वैश्विक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हों, उनको एक अवसर मिले लोगों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने का, वो उस पर कहीं जो है वो बात बनती नहीं रहती। लेकिन अब खुशी की बात है कि समिट समाप्ति के साथ ये सब उपलब्धियां हुई हैं। आनंद सवरिया सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि देखिए, हमने देखा कि रूस के समर्थन से चीन जो है वो ब्रिक्स में सदस्य देशों को बढ़ाने पर आमादा रहा, और उसके बाद हमने भारत के भी कहें, पहले माना जा रहा था कि कहा यह गया था कि भारत जो है विरोध में है, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो तमाम कहें पैरामीटर्स होते हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए ही बाकी देशों को जो है वो इसमें ऐड ऑन करना चाहिए, तभी इसका विस्तार होना चाहिए। लेकिन अब हमने देखा कि भारत का जो अंदाज है वो बदलता हुआ नजर आया। ये बदले हुए अंदाज पर आप क्या कहेंगे? देखिए गीत जी, ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? मैं कहना चाह रहा हूं कि करीबन 42% पॉपुलेशन इस ब्रिक्स के नीचे कवर होती है वर्ल्ड की, और करीबन 31% ऑफ द वर्ल्ड की जीडीपी इन लोगों के साथ है, जो कि इसमें 5 कंट्री ब्रिक्स की रही हैं, वो रही हैं। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना था, अभी ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया और आपने भी बताया कि G7 के बारे में, और जो अमेरिका की मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, और जो जो डेवलपिंग कंट्री और पुअर कंट्रीज के बारे में कोई देखभाल नहीं होती थी, और वो डेवलप कंट्री हमेशा अपना डिक्टेटरशिप चलाते थे। तो उसको सोचते हुए 2001 में ये इस संस्था को जन्म दिया गया, और 2009 में भारतवर्ष भी इसमें ज्वाइन हो गया। बट भारतवर्ष के देखिए अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं। भारतवर्ष चाहता था कि ये ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो, और काफी चौड़ा, लंबा चौड़ा एक्सपेंशन हो, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब कंट्रीज हैं, वो इसके हिस्सा बने और उनकी आवाज उठाने में वो काबिल हो जाए। लेकिन कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज, जिसमें अभी चाइना का नाम आया था, वो चाह रहा था कि मैं अपने ग्रुप के सारे लोग यहाँ भर्ती कर लेता हूँ, और फिर देन उसके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, तो उस वेस्टेड इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वो चाह रहा था कि मैक्सिमम लोगों को मैं भर्ती कर लूं। लेकिन भारतवर्ष ने कहा था कि लोग अप्लाई करें, अप्लाई करके कुछ स्टैंडर्ड बनाएं, उस स्टैंडर्ड में अगर वो काबिल होते हैं तो सर्व सहमति से उन लोगों को ज्वाइन कराना चाहिए। तो इस मीटिंग में अब की बार जो सर्व सहमति से एप्लीकेशन देने के बाद 6 कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया है, और उनको 1 जनवरी 2024 से इसका मेंबर बना दिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से भारतवर्ष चाहता था, वही बात भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हर एक प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, जो पुअर कंट्री है, उनकी भी तो आवाज सुनिए। उनकी आवाज सुनने के लिए ये बड़ा अच्छा पर सलवारिया जी, हम लगातार देखिए विस्तार की बात कर रहे थे, क्योंकि आई रिमेम्बर जब हम लास्ट टाइम भी इस मुद्दे को लेकर स्ट्रेट टॉक में हम बात कर रहे थे, तो उस वक्त भी विस्तार को लेकर ही बात हुई थी कि एक तरफ विरोध और एक तरफ समर्थन, तो आखिर होगा क्या? क्योंकि विस्तार हो चुका है, 6 देश जो हैं वो और जुड़ गए हैं ब्रिक्स के साथ। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि एक बड़ा आम सा सवाल मैं ये कर रही हूं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप भी और पांडे सर आप भी इस पर जो है अपना एक पर्सपेक्टिव जरूर रखें। पांडे सर, कि अब ब्रिक्स जो है वो 5 की बजाय 11 देशों का संगठन बन गया है। इसके फायदे एशिया को किस तरीके के हैं? मतलब खास तौर पर जब मैं भारत और चीन की बात करती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि सारा का सारा जो फायदा है वो चीन उठा लाया जाएगा और भारत जो है वो चीन के रहमो करम पर जो फायदा है उसको वो लपकेगा? लेकिन उससे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूं कि एक्सपेंशन तो हो गया, लेकिन क्या संगठन मजबूत रहेगा?
देखिए, अभी हमको संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी देश, लगभग 40 देश, जैसा आपने उल्लेख भी किया था पहले सत्र में कि लगभग 40 देश शामिल होना चाहते हैं। तो इसका मतलब वो चाहते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर कि वो अपने जो उनके वैश्विक इंटरेस्ट हैं उसके लिए वो कुछ इनिशिएटिव ले सके। तो वो मंच मिलेगा, ये अपने आप में एक उपलब्धि होगी निश्चित रूप से। और जिस प्रकार से कोविड के बाद, जो कोविड महामारी के बाद जो आर्थिक व्यवस्था सभी देशों की चरमराई है, वो सभी चाहते हैं थोड़ी स्टेबिलिटी हो। अगर आप देखें आंकड़ों को तो लगभग एवरेज जो आ रहा है ग्रोथ रेट सबका, जीडीपी का सब देशों का, वो 1-1.5% आ रहा है। अमेरिका का 2.2 आ रहा है। इंडिया जो है वो सब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हमको सब पता है। तो महत्वपूर्ण ये है कि सभी चाहते हैं कि उनको प्लेटफॉर्म मिले और उनको वो अपना सामान आराम से दे सके। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है, इतिहास ये गवाह है कि जो ज्यादा बड़ा देश है वो थोड़ा वर्चस्व धीरे धीरे अपना स्थापित कर लेता है। तो वो डर बना रहेगा। इसके लिए जरूरी है कि हर समिट में, जी मैं बिल्कुल चीन की बात कर रहा हूँ, और क्योंकि रशिया अभी जो है बहुत खस्ता हालत में उसकी आर्थिक स्थिति हो गई है। उनके जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगे, अगर आपको ध्यान हो पिछले महीने की जो रिपोर्ट्स आई इकोनॉमिक की, उनकी काफी जो है अब स्थिति डमाडोल हो रही है, रेट्स थोड़ा बढ़ाने में लगे हुए हैं। और वो भी चाहते हैं अब अगर, और एक जब उल्लेख हो रहा रशिया का, तो मैं एक पॉइंट और जोड़ दूं कि जो ब्राजील में अगला सम्मेलन होने वाला था, अब वो कजान में रशिया में होगा। और रशिया चाहता यही है, बताना मैसेज यही है रशिया के देना चाहता है कि भाई हम आपके सैंक्शन से, नाटो कंट्रीज में सैंक्शन लगाए हैं उससे हम परेशान नहीं है। अभी भी हम एक बहुत बड़े विश्व के जो देशों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक जुड़ाव बताना चाहता है अपनी, वो बताता है डिस्टेंस मेरी है। मजा एक और पॉइंट जो है जिस तक उनका, अगर आप ध्यान दो, पुतिन साहब क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको गिरफ्तारी का डर था। और उन्होंने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को बधाई, रामापोसा साहब को बधाई दी। ये जो है सम्मेलन जो है सफल रहा। तो देखिए कितने सारे जो है समीकरण जो है वो उलझे हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मानव वैल्यूज हैं, जो हम इस प्रकार से हम सभी कहते हैं, हमारे डीएनए में है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को एक अपना परिवार मानते हैं, उसके समरूप जो है ये पूरा ये समिट जो है, कहा जाए भारत की जो ये ब्रह्म वाक्य है कि हम पूरे परिवार मानते हैं विश्व को, उसके ऊपर पूरा ये चला है। आगे ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा, बहुत सारे इसमें अभी इफ बट होंगे, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए चलेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति अभी आपको मजबूर करेगी कि साथ चले। महत्वपूर्ण बातें को बता दूं कि 2002 में G7 कंट्रीज की जो जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था वो 42% था। ग्लोबल जीडीपी के अंदर G7 देशों का जो हिस्सा था वो 42% था और ब्रिक्स देशों का 19% था। अब नए चेंज के बाद अब वो जीडीपी में 30% हिस्सा हो गया है G7 का, और ब्रिक्स का हो गया 31%। तो लगभग हम G7 को देशों को जो एक पीछे चला था गणित की, भाई हम G7 के पैरेलल लाना चाहते हैं, एक ऐसा गुट जो कि पश्चिमी देशों को बता सके कि भाई आप जो ये कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं और सबका भला सोचना होगा। और ग्लोबल साउथ की जो आवाज भारत ने उठाई G20 के होने के बाद, तो वो उस आवाज को एक बुलंदी मिली, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और सबसे जो एक और चीज हमें समझनी चाहिए कि जब इस प्लेटफॉर्म पर लोग आएंगे और उनके जो हित जो है वो पूरे होंगे, तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि वो पूरे दिल के साथ, भावनाओं के साथ जुड़े, ताकि सबका विकास हो सके। आपने सही कहा सर कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पैरेलल चल भी रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें एक अलग ही विरोधाभास भी है। मैं उससे जुड़ा एक सवाल आपसे जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आनंद सवारिया जी से भी ये सवाल मैं कर लूं। सर, जिस तरीके से अभी पांडे सर ने बताया कि एक प्रभुत्व तो जो है वो चीन का बढ़ रहा है और आगे बढ़ सकता है अगर ये एक्सपेंशन जो है वो आगे भी होता गया जैसे अब हो गया है। आपको क्या लगता है कि ब्रिक्स में बढ़ते चीन के प्रभुत्व पर भारत की सिचुएशन कहां पर है? मतलब क्या आपको लगता है कि भारत को एक समानांतर जो तवज्जो है वो मिल रही है ऐसे संगठनों में? बिल्कुल गीत जी, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि ब्रिक्स के मेंबर बनने के लिए आपको एप्लीकेशन देनी है, जो भारतवर्ष की डिमांड थी, और उसमें बताना पड़ेगा कि आप ब्रिक्स में किस पहलू को लेके मिलना चाहते हैं। और भारतवर्ष का स्टैंड बड़ा क्लियर है। जो भारतवर्ष ने अपने आप को बार बार से अपने आप को क्लियर किया है कि वो भारतवर्ष की आवाज, जो टेररिज्म है, जो टेररिज्म की जो भावनाएं सारे वर्ल्ड में फैल रही है, उसके अगेंस्ट काम करने के लिए वो इस ब्रिक्स में आया है। और नंबर 2, भारत ने कोई चीज छुपाई नहीं है। वो कह रहा है कि मैं ब्रिक्स में आया हूं तो चाइना को इंगेज करने के लिए आया हूं।
चाइना की फितरत सारा वर्ल्ड जानता है, चाहे वो जमीन कैप्चर करने की कोशिश करे, चाहे वो दादागिरी करने की कोशिश करे। लेकिन गीत जी, इस वक्त जो हालात में चाइना गुजर रहा है, जिस हालात में अब रसिया गुजर रहा है विद यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, उसके बाद जो सैंक्शन रसिया के ऊपर लगे हैं, ये दोनों की जो दोस्ती गाढ़ी हो रही है, उसके कारण के पीछे ये बड़े बड़े कारण हैं। लेकिन भारतवर्ष अपना स्टैंड बड़ा क्लियर रख के रखता है, और ये भारतवर्ष अब 2023 का भारतवर्ष है, ये पहले वाला भारतवर्ष नहीं है। सर एक और चीज है, ये भारतवर्ष जी ठीक मैं ये समझना चाहती हूँ कि देखिए बहुत सारे कहीं पहलू हैं। हम देखते हैं कि आज एक तरफ चीन से मैं पहले भी ये बात कर रही थी कि एक तरफ चीन से मुकाबले के लिए भारत और अमेरिका साथ आए हुए हैं ताकि चीन के प्रभुत्व को कम किया जा सके। लेकिन जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो वहां पर चीन और भारत दोनों मिलकर उन पश्चिमी देशों के दबदबे के खिलाफ एकजुट हुए हैं जिनका प्रतिनिधित्व अमेरिका करता है। आपकी समझ क्या है इस पहलू को लेकर? भारत की यहां पर डिप्लोमेसी क्या है? जी, भारत किस दिशा में चल रहा है? मेरी समझ बिल्कुल क्लियर है। हमारे भारतवर्ष का ये कहना है कि वसुंधैव कुटुंबकम, भारतवर्ष चाइना एक नहीं, सारा वर्ल्ड जो है एक परिवार है। अब हम G20 की प्रेसिडेंसी कर रहे हैं तो उसमें कहते हैं सारा वर्ल्ड जो है एक परिवार है, और भारतवर्ष मान के चल रहा है कि उसने इस प्लेटफॉर्म को फायदा सिर्फ चाइना को इंगेज करने के लिए किया है। देखो, चाइना की फितरत सारा वर्ल्ड जानता है, जिस तरह से इसकी एक्सपेंशन हो रही है और जिस तरह से भारत डेवलपमेंट कर रहा है, कि अभी अमेरिका की एजेंसी ने बोला है कि भारतवर्ष की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इवन जो 5 जो बड़ी इकोनॉमी वर्ल्ड की है उनमें से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कोई है तो वो भारतवर्ष है। और इस वक्त जो चाइना की हालात है, चाइना जो कोशिश करता है, जैसे कि वो चाहता है कि मेरी करेंसी को डॉलर की तरह यूज किया जाए, तो भारतवर्ष ने स्टैंड रखा था कि हम आपस में व्यापार जरूर करें, लेकिन अपनी रेस्पेक्टिव करेंसी के द्वारा व्यापार करें। तो इस ब्रिक्स में आने से भारतवर्ष जो स्टैंड लेता है तो वो चाइना का जो इंपेरियलिज्म, जो जिस तरह से अमेरिका करता था G7 में, वो ब्रिक्स में अगर भारत ना होता तो वो अनअम्पायर्ड पावर बन जाती। तो भारतवर्ष तो यानी कहने का मतलब है कि एक संतुलन की कोशिश में भारत जो है वो जुटा हुआ है, भारत एक जुटा हुआ है। लेकिन कहना होगा कि ब्रिक्स का जो एक उद्देश्य रहा है, जो एक मिशन शुरू से और एक विजन रहा है, पश्चिमी देशों के दबदबे के खिलाफ जो एकजुट हुआ है, पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाली वैश्विक व्यवस्था में काउंटर वेट के रूप में जिस तरीके से उभरा है, अभी एक्सपेंशन हुआ है, तो अभी देखना होगा कि जिस उद्देश्य से ये बना उस उद्देश्य में ये कामयाब कितना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर के मुद्दा जो उठा है, उससे संदेश किस तरीके का दिया गया है भारत की ओर से, इस पर हम बातचीत करें। लेकिन उससे पहले मैं विनय क्वात्रा जो कि विदेश सचिव हैं, उन्होंने उन दोनों के बीच में हुई बातचीत को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Prime Minister had interactions with other BRICS leaders. In a conversation with President Xi Jinping of China, Prime Minister highlighted India's concerns on the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. Prime Minister underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas and observing and respecting the LAC are essential for the normalization of the India-China relationship. In this regard, the two leaders agreed to direct their relevant officials to intensify efforts at expeditious disengagement and de-escalation. तो कहा गया है कि सीमा का सम्मान करना जरूरी है। पांडे सर, मैं ये सवाल आपसे लूंगी कि देखिए, मोदी और पीएम नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात, इस मुलाकात को पहले आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अनौपचारिक बातचीत हुई है
और एक सवाल तो ये भी खड़ा हुआ जिसमें चीन अपना दावा करता है तो भारत अपना दावा करता है कि गुजारिश जो है वो किसकी ओर से की गई बातचीत करने की। तो यदि चीन की तरफ से की गई है तो भारत ने चीन को संदेश किस तरीके की देने की कोशिश की है? इस मुलाकात को लेकर आपकी क्या सोच? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व कूटनीति में एक नियम है कि मित्र जो है वो वहां पर विश्व में फ्रेंड्स आर नॉट परमानेंट, व्हाट इज परमानेंट इज इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट। एक राष्ट्र का किसमें हित है वो परमानेंट है, वो हित राष्ट्र हित परमानेंट है। तो इस मद्देनजर ये कूटनीति में नहीं दिखाया था कि वो किसने न्योता दिया किसने नहीं दिया, वो सेकेंडरी होता है। इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आउटपुट आया। तो हम बात करेंगे उस पर आउटपुट की। तो ये पहली बात तो मैं कहूंगा ये उपलब्धि है कि बात के बारे में कोई भी जो है प्लानिंग नहीं थी, ऐसा कुछ पहले से नियत नहीं था। हालांकि प्रयास बहुत किए जा रहे थे क्योंकि हमारे जो NSA भी डोवाल साहब भी गए थे वहां पर और उनकी बात भी हुई, उनके जो वांग यी है जो चाइनीज डिप्लोमेट उससे बातचीत हुई, हमारे ME जयशंकर साहब की बातचीत हुई, लेकिन कुछ बात जो है कॉन्क्रीट निकल के नहीं आई और अधिकृत तौर पर यह कहा गया कि शायद औपचारिक रूप से बात नहीं होगी। लेकिन हमें पता है कि बाली में G20 के सम्मेलन में भी कुछ सेकंड की और कुछ मिनटों की जो है मुलाकात दोनों देशों के हेड्स में हुई, मोदी साहब और जिनपिंग में। तो उम्मीद तो की जा रही थी निश्चित रूप से, क्योंकि 5 लोगों में है तो निश्चित रूप मुलाकात तो होगी, लेकिन क्या बात होगी और इसीलिए जो है बहुत ज्यादा विस्तृत इसके ऊपर जो डिटेल्स नहीं आए। महत्वपूर्ण क्या है, 19वें दौर की जो बातचीत अभी खत्म हुई थी 13-14 अगस्त को जो चाइना और इंडिया के बीच में, उसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया था कि बात जो है वो पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और इन डेप्थ हुई है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना गया था। ये इंडिकेशन माना जा रहा था कि शायद जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच में शायद बात हो जाए। तो क्योंकि दोनों ही माने जाते हैं कि वो जो प्लान जो शेड्यूल है उसमें से वो चेंज कर सकते हैं, दोनों में ये क्षमता है। महत्वपूर्ण ये था कि भारत कब हम ये बात करते क्या, एजेंडा में था क्या इसके अलावा कि जो दोनों के बीच में तनाव है उसके बारे में बात करने के अलावा। तो उन्होंने बातचीत किया और ये कहा, और इसके अलावा और क्या कह सकते थे कि भाई ठीक है हम और प्रयास सम्मान करना जरूरी है क्या, मतलब इतना काफी था? नहीं देखिए मैं समझ रहा हूं, तो आप बताइए कि क्या वहां पर प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं, क्योंकि कूटनीति में आप उस ढंग से उलझ नहीं सकते, आपको नीति के अनुरूप बात करना पड़ेगा। वो गलत है ये उनको भी पता है, हमें पता है, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे। तो हम उसके लिए हम पूरे विश्व को जब परिवार माने, तो कहते हैं ना 2 भाइयों के बीच में लड़ाई होगी तो भाई बैठ के बात किया अच्छा है कि इसके पहले कि वो एक दूसरे पर लाठियां चलाएं। तो वो हम ऐसी चीज हम नहीं चाहते कि जिसमें कि आखिर कुछ दोनों तरफ के जो लोग फौजी जो है वो हताहत होंगे। वो उसके पहले हमें वो सारे प्रयास कर लेने चाहिए कि हम शांति स्थापित कर सकें। और जो सीमा रेखा का विवाद है, क्योंकि ये विवाद छोटा नहीं है, बहुत लंबा विवाद है, क्योंकि और इसको मुझे नहीं लगता कि ये एक मीटिंग में और एक साल में हो पाएगा, बहुत लंबी और गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे मतभेद हैं। 3 जो है LAC की लाइनें हैं, कौन सी वो मानी जाएगी कौन सी नहीं मानेगी, उससे बहुत तो लंबा समय लगेगा। मैं नहीं मानता कि अभी दोनों ने कहा और हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्या है कि बातचीत हुई, दोनों देश तैयार हो गए कि हम इसको और एलिवेट करेंगे। अब वो क्या होगा तो मेरे ख्याल से अगले 1 हफ्ते 10 दिन में वो आएगा कि किस लेवल पर उसे पहुंचा जाएगा। लेकिन इसके अलावा मैं एक और बात जो कहना चाहूंगा, थोड़ा सा हट की है, जो इस ब्रिक्स की समिट की उपलब्धि है। एक उनके पास है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स देशों के द्वारा बनाया गया है और ये छोटे जो गरीब देश हैं उनको फंड मुहैया कराता है। मैं ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं, जो बाकी देश क्यों इसमें जुड़ना चाहते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है। NDB ने बहुत देशों को आर्थिक सहायता दी और बहुत ही कम जो है लो इंटरेस्ट रेट्स पर। वो कहा जाता है कि जो 2014 में इसकी स्थापना हुई थी और इसने 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट में पैसे लगाए हैं, लगभग $34 बिलियन उन्होंने लोगों को दिया है, गरीब मुल्कों को। तो ये एक बहुत अच्छी बात मानी जा रही थी और कहा जा रहा है कि 2030 तक ये जो आंकड़ा है वो 350 बिलियन पहुंच जाएगा। ध्यान रहे कि 2019 के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि जो ब्रिक्स के बीच में जो व्यापार है वो एक नई ऊंचाई $500 बिलियन तक पहुंच जाए। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। और अगर ध्यान हो कि अपने भाषण में मोदी साहब ने अभी इस समिट में कहा कि भारत जो है वो विश्व के विकास के लिए, विकास के प्रगति में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसका मतलब क्या है कि भारत एक इकोनॉमी 5th इकोनॉमी है और अगले 3 साल में वो 3rd इकोनॉमी बन जाएगा। और वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, हम 3rd स्टार्टअप इकोसिस्टम ने क्रिएट किया जो वर्ष में 30 नंबर पर आ रहा है। ये अभी शुरुआत है,
तो ये जो आगे के जो बातें हैं, हम आर्थिक रूप से और सबल होंगे। तो आप जो वर्चस्व का जो बात हो रही थी कि एक मुल्क क्या अपना वर्चस्व बनाएगा, उसके लिए सच्चा होनी चाहिए कि आप अभी आपके ताकत में हैं, आप उस वो पालन करिए, सबको मंजूर हो, सबको साथ लेके चले। आप अपना वर्चस्व लाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगी। तो ये बात मेरे ख्याल से सभी ने इस बात का स्वागत किया, इसलिए भारत का वर्चस्व जो है इस समिट में बना रहा, वही एक और आगे भी उम्मीद की जाती है कि बना रहेगा। क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा ये जा रहा है और उम्मीद भी ये की जा रही है कि ब्रिक्स का जिस तरीके से विस्तार हुआ है तो ये कहीं ना कहीं दुनिया में एक शांति और विकास और उसको मजबूती और ज्यादा देगा। लेकिन सनवारिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन देशों ने तो देखिए एंट्री कर ली है ब्रिक्स में, विस्तार हो गया, लेकिन जब हम साझा हितों, इन देशों के साझा हितों की बात करते हैं तो साझा हितों का कितना विस्तार होगा? ये आखिरी सवाल है मेरा, मैं चाहूंगी आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए गीत जी, साझा हितों का विस्तार कि किसने बातचीत करने के लिए पहल की, कुर्सियों पे बैठने से पहले आंख मिली दोनों नेताओं की और दोनों नेताओं के हाथ मिले। हाथ मिलने के बाद चाइना ये ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है कि भारतवर्ष अब 1962 का भारतवर्ष नहीं है, ये नया भारतवर्ष है। और उसमें जो भी अनौपचारिक बातचीत हुई है वो अथॉरिटी, बिकॉज भारत की इमेज इस वक्त, और खास करके जिस दिन दोनों की बात हुई उस वक्त भारत ने वो काम दुनिया को कर दिखाया जो आज तक किसी भी देश ने नहीं करा। मैं कहना चाह रहा हूं कि साउथ पोल के ऊपर उसने अपना लैंडर जो है स्थापित कर दिया। तो जो जो ताकत आती है कंट्री में, उसके नेता की चाल ढाल बदल जाती है और वो मैसेज बहुत अच्छी तरह से जाता है। और वो मैसेज जाया। और अब चाइना की जो हालात है, आज डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, जिस तरह से चाइना और रसिया की प्रॉब्लम है, मिल गए, दिल मिले कि नहीं मिले, वो भी तो एक सवाल है ना। क्योंकि अब देखिए आगे सवाल तो यही बना हुआ है कि भाई सीमा विवाद तो है, वो डिस्प्यूट को खत्म करना है। अब दोनों सेनाएं किस हद तक और किस तरीके से डिसएंगेजमेंट करेंगी ये अभी तक क्योंकि क्लियर नहीं है। तो ये फिलहाल आगे देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से विस्तार हुआ है ब्रिक्स का, और साझा हितों का विस्तार होना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। प्रोग्राम को अब समाप्ति की ओर ले जाएंगे, और उससे पहले मैं पांडे सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड आपने अपने विचार जो हैं जो इस कहीं विषय पर रखे हैं। सनवारिया सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फॉर ज्वाइनिंग अस, फॉर गिविंग योर टाइम फॉर द शो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तो ब्रिक्स के इस विस्तार और ब्रिक्स की ओवरऑल इस सम्मेलन को ऐतिहासिक करार दिया। लेकिन इस आखिरी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाऊंगी, और सवाल ये है कि देश तो जुड़ गए, लेकिन देश के जब हम साझा हितों की बात करते हैं तो इनका विस्तार किस तरीके से हो पाएगा, और साथ ही साथ भारत को यहां पर क्या आपको लगता है कि समानांतर तवज्जो मिल रही है, या फिर किसी एक खास देश का जो प्रभुत्व है वो बढ़ता हुआ नजर आता है? इस पर अपने विचार जरूर रखिएगा, और विचार रखने के लिए आप नीचे दी गई शो हो रही स्क्रीन पर जो ईमेल आईडीज हैं उस पर अपने विचार रख सकते हैं। और ईमेल आईडीज हैं info@justbroadcasting.com और geet@justbroadcasting.com। विचारों के साथ साथ सुझाव भी जरूर दीजिएगा इस प्रोग्राम को लेकर। इसी के साथ इजाजत, नमस्कार।